और चलिए अब वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों का जो आज पूरे दिन भर सुर्खियों में रही। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल रिपोर्ट की। एक तरफ बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हैं जो जीत का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। ये रिकॉर्ड बनेगा या नहीं इसका पता तो चुनाव नतीजों के बाद ही चलेगा। ये तय हो चुका है लेकिन कि इस बार चुनावी खर्च पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। अनुमान लगाया ये जा रहा है कि इस साल आम चुनावों में 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं, जो दुनिया में किसी भी चुनाव में होने वाला सबसे ज्यादा खर्च है। अब जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया की 80 से ज्यादा देशों की जीडीपी इस रकम से भी कम है। बड़ी बड़ी रैलियां, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। भव्य रोड शो, कहीं नेताजी हेलीकॉप्टर से आते हैं, कभी कभी चार्टर्ड प्लेन की सवारी होती है। अखबार, टीवी, डिजिटल मीडिया लोगों तक पहुंचने के लिए प्रचार की ऐसी दौड़ लगी है जिसने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 7 चरणों में हो रहे चुनाव में सुरक्षा और हर मतदाता तक पहुंचने के लिए भी संसाधनों का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी वजह से भारत में 2024 के आम चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव होने जा रहा है। चुनाव से जुड़े खर्चों पर नजर रखने वाली एजेंसी सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के आंकड़ों के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव का अनुमानित खर्च 1.35 लाख करोड़ रुपए पहुंचने की उम्मीद है, जो 2019 के चुनाव खर्च के 2 गुने से अधिक है। 2019 लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और संगठनों का खर्च शामिल है। सरकार और निर्वाचन आयोग का खर्च भी इसमें शामिल है। चुनाव में लगातार बढ़ते खर्च की वजह से ही बीजेपी चाहती है अब एक देश एक चुनाव की तरफ बढ़ा जाए, यानी राज्यों और देश में चुनाव एक साथ हो। वन नेशन वन इलेक्शन हमारा एक कमिटमेंट है। हमने पार्लियामेंट में भी बोला हुआ है, हमने कमेटी भी बनाई थी, कमेटी का रिपोर्ट भी आया है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में देश में बहुत लोग ऑन बोर्ड आए हैं। सभी दलों ने, बहुत लोगों ने इसमें जो कमेटी को अपना सुझाव दिए हैं, बहुत ही पॉजिटिव सुझाव आए हैं और बड़े इनोवेटिव सुझाव आए हैं और देश का बहुत बड़ा लाभ होगा अगर हम इस रिपोर्ट को लागू करवा पाते हैं। चलिए अब आप ये भी समझिए चुनाव का खर्च इतना क्यों बढ़ रहा है। इसकी वजह है कि राजनीतिक दल कॉर्पोरेट ब्रांड की तरह काम कर रहे हैं। पेशेवर एजेंसियों की सेवाएं ली जा रही हैं। डिजिटल प्रचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। प्रचार की होड़ में खर्च काफी ज्यादा बढ़ गया है। फिलहाल चुनाव में निर्वाचन आयोग का बजट कुल खर्च का 10 से 15% होने की उम्मीद है और ज्यादा खर्च राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के हिस्से ही आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चुनावी दौर के बीच बीजेपी लगातार कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठा रही है। पीएम मोदी कांग्रेस पर देश के लोगों की संपत्ति घुसपैठियों को बांटने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने आज कांग्रेस पर देश में शरिया कानून लागू करने की साजिश रचने का इल्जाम लगाया है। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के कानून धर्म के आधार पर नहीं बन सकते हैं। जय श्री राम। जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? चौबीस की चुनावी महाभारत, INDIA पर नई ऑफर। विपक्ष पर चोट, शरिया कानून वर्सेस यूनिफॉर्म सिविल कोड। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर सियासी घमासान जारी है।
संपत्ति और विरासत के आरोप झेल रही कांग्रेस पर अमित शाह ने आज शरिया कानून का प्रहार किया। एमपी के गुना की रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला देते हुए पूछा कि पर्सनल लॉ को आगे बढ़ाने की बात के क्या मायने हैं? क्या कांग्रेस पार्टी देश में शरिया कानून लागू करना चाहती है? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अपीसमेंट की उनकी पुरानी आदत को फिर से एक बार रिपीट किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे ये बात की है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर देश भर में यूसीसी लागू करने का जिक्र छेड़ते हुए कहा कि हिंदुस्तान शरिया कानून से नहीं बल्कि यूसीसी से चलेगा। वहीं अमित शाह के बयान पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पलटवार किया और बीजेपी पर देश को बांटने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्टता के साथ कहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे, यूसीसी की शुरुआत की है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी पर्सनल लॉ की बात करते हैं, वो देश को खंड खंड तोड़ने की बात है। ये देश में पर्सनल लॉ नहीं चल सकते, ये भारतीय जनता पार्टी का फर्म बिलीफ है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जो रिलीजियस लॉज होते हैं या जो पर्सनल लॉज होते हैं उसमें सुधार या संशोधन रिलीजन के अंदर से आने चाहिए। अमित शाह जी वही काम कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो आरएसएस करती है, वही काम कर रहे हैं जो जेपी नड्डा जी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अमित शाह जी कोरा सफेद सपाट झूठ बिना पलक झपकाए बोल रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने जब से अपना घोषणा पत्र जारी किया है तभी से बीजेपी लगातार कांग्रेस के हर एक वादे को तुष्टीकरण के हथियार के तौर पर पेश कर रही है। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के साथ ही बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी कांग्रेस पर हमलावर हैं। वहीं INDIA गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी दल उनके बचाव में लगे हुए हैं। देश के साथ गद्दारी किए हैं और फिर गद्दारी करने के लिए अपने झूठे घोषणा पत्र के साथ आपके पास आए हैं। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, क्या कहते हैं? कहते हैं देश हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? भारत संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा। मुझे लगता है ऐसा तो ना कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में है ना किसी घोषणा पत्र में है। मुझे नहीं लगता किस भाषा में भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियों का घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो उनका उस घोषणा पत्र का मतलब ही कुछ और निकालते हैं। लोकसभा चुनाव में गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे जनता से जुड़े मुद्दे गायब हैं। अब तक तमाम सियासी दल धर्म की आंच पर सियासी रोटियां सेकते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात हाई प्रोफाइल सीट हैदराबाद की। 40 साल से जहां ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है, वहां इस बार भाईजान को बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता से कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है। हैदराबाद का सूरत हाल आखिर क्या होगा, चुनाव नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन आज बात ओवैसी की खामोशी की, जो माधवी लता ओवैसी पर खुलकर हमला बोल रहे हैं। उनका ओवैसी नाम तक नहीं ले रहे। आखिर इस चुप्पी की वजह क्या है? हैदराबाद में भाईजान यानी ओवैसी ही रहेंगे या फिर इस बार बदलेगा निजाम? यहाँ ओवैसी परिवार का ही कब्जा रहेगा या फिर माधवी लता के चेहरे के दम पर बीजेपी का कमल खिलेगा? इस चुनावी जंग में कौन बाजी मारेगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन हैदराबाद सीट पर लड़ाई बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। ओवैसी को उनके ही गढ़ में कड़ी टक्कर दे रही माधवी लता अपने प्रतिद्वंदी पर सियासी तीर तो फेंक ही रही हैं, शब्दों के बाण से वार भी कर रही हैं। आम जनता के अंदर विष डाल रहे हैं, बंदा विष घोट रहा है। अपनी धमक, अपने अंदाज और हिंदुत्व के चेहरे के दम पर माधवी लता ओवैसी को उनके ही घर में ललकार रही हैं। उन पर हमलावर हैं तो वहीं अपनी तकरीरों से विरोधियों को चुप करा देने वाले ओवैसी माधवी लता पर खामोश हैं। बीजेपी जो महिला उम्मीदवार है, लीड धनुष का जो इस्तेमाल कर रही है, उससे किस तरह की टक्कर मान रहे हैं आप? देखिए, हम 1984 से बीजेपी को हरा रहे हैं, जनता हरा रही है, अल्लाह हमारी मदद कर रहा है, तो पार्टी से मुकाबला है।
सवाल पूछा जाता है माधवीलता पर और ओवैसी जवाब देते हैं बीजेपी पर। बीजेपी जो महिला उम्मीदवार है धनुष का जो इस्तेमाल कर रही है, उससे किस तरह की टक्कर मान रहे हैं आप? देखिए, हम 1984 से बीजेपी को हरा रहे हैं, जनता हरा रही है, अल्लाह हमारी मदद कर रहा है, तो पार्टी से मुकाबला है। आखिर माधवीलता पर ओवैसी सीधा हमला करने से क्यों बच रहे हैं? उनकी चुप्पी का क्या मतलब है? ओवैसी की खामोशी के पीछे कई सवाल छिपे हैं, जैसे क्या हैदराबाद में ओवैसी को बीजेपी से कड़ा मुकाबला मिल रहा है? क्या 40 साल बाद परिवार को चुनौती मिल रही है? और क्या माधवीलता ओवैसी को कड़ी टक्कर दे रही है? इन सवालों से पर्दा तो चुनाव नतीजों के बाद ही हटेगा। बहरहाल हैदराबाद में वोटिंग 13 मई को होगी, लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीख पास आ रही है, यहाँ सियासी जंग और भी तेज होती जा रही है और सियासी गलियारों में चर्चा ओवैसी की खामोशी की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात संदेश खाली की। जी हां, पश्चिम बंगाल के उसी इलाके की जहां कभी शाहजहां शेख का सिक्का चलता था, लेकिन अब संदेश खाली की तस्वीर बदल चुकी है। इलाके में चप्पे चप्पे पर एनएसजी कमांडो की मौजूदगी है। सवाल है, आखिर यहां एनएसजी कमांडो क्यों पहुंची? पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। एक एक तस्वीर को जरा गौर से देखिए। चारों तरफ सुरक्षा का जबरदस्त पहरा है, चारों तरफ भारी सुरक्षा बलों की तैनाती है। काले भेष में कोई और नहीं बल्कि एनएसजी कमांडो हैं, जिनके बूते देश की सुरक्षा है। लेकिन इस बार इस काले कमांडो की तैनाती संदेश खाली में है, वही इलाका जहां कभी टीएमसी नेता शाहजहां शेख का सिक्का चलता था, वही इलाका जहां कभी शाहजहां शेख महिलाओं के साथ उत्पीड़न करता था। लेकिन अब इस इलाके में एनएसजी कमांडो का पहरा है। इलाके में सुरक्षा बलों के साथ एनएसजी कमांडो घूम रहे हैं। इलाके का कोना कोना खंगाला जा रहा है। ये संदेश खाली की ताजा तस्वीरें हैं, जब एनएसजी कमांडो अपने लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंचकर डेरा डाल दिया है। संदेश खाली क्यों पहुंची एनएसजी? काले कमांडो के पहुंचने का मकसद क्या है? मकसद साफ है, इलाके के कोने कोने से हथियारों के जखीरे को खोज निकालना। मकसद साफ है, गोला बारूद को खोज निकालना। अब इस रोबोट का वीडियो देखिए। इससे पहले आपने संदेश खाली में ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होंगी। तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के जरिए संदेश खाली में हथियारों का जखीरा खंगाला जा रहा है, क्योंकि इससे पहले सीबीआई अपनी छापेमारी में संदेश खाली के सबसे बड़े आरोपी शाहजहां शेख के कई ठिकानों से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद कर चुकी है। आपको याद होगा वो वक्त जब कोरोना के दौरान कथित तौर पर हुए हजारों करोड़ रुपए के राशन घोटाले में ईडी ने 5 जनवरी को बंगाल में 15 ठिकानों पर छापा मारा था। टीम नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेश खाली गांव में शेख शाहजहां और शंकर के घर भी रेड डालने गई थी। इस दौरान शाहजहां के हजारों गुर्गों ने ईडी पर हमला कर दिया था। लेकिन अब ये नामुमकिन है, तस्वीर बदल चुकी है। एक तरफ दूसरे फेज का चुनाव चलता रहा, तो दूसरी तरफ संदेश खाली में एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चुनावी सरगर्मी के बीच पश्चिम बंगाल चर्चा है। एक बार फिर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। सवाल है कि क्या दीदी राज में बम बंदूक के बिना काम नहीं होता? आज दूसरे राउंड का चुनाव था, लेकिन वोटिंग की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। ये खास रिपोर्ट देखिए। मोदी की जय श्री राम। चौबीस के चुनाव में पश्चिम बंगाल में रैली है, तो हंगामा है, बम है, बारूद है और मर्डर है। अकड़ दिखाने वाला और दूसरों को रुलाने वाला शाहजहां शेख तो घुटनों पर आ गया। ईडी के शिकंजे में आने के बाद 2 महीने बाद आंखों से आंसू गिर रहे हैं।
लेकिन बम बारूद और मर्डर की फहरिस्त खत्म होती नहीं दिख रही। आज देश के 13 राज्यों में 88 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। उन राज्यों की फहरिस्त में पश्चिम बंगाल भी है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि बंगाल में कहां-कहां वोटिंग हुई। रायगंज, बालूरघाट और दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग संपन्न जरूर हो गई, लेकिन बिना हंगामे और हत्या के बाद खत्म नहीं हुई। इलाका पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर का है। भारी पुलिस बल दूसरे राउंड की वोटिंग से पहले ही एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या से सनसनी फैल गई। बीजेपी कार्यकर्ता बुधवार से लापता था। परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन फांसी पर लटके शव को देखने के बाद परिवार और इलाके में लोग सकते में आ गए। আনন্যাচুরাল ডেথ কেস রেজিস্টার্ড হয়েছে, বডি পিএম এর জন্য পাঠানো হয়েছে, তদন্ত চলছে। কি মনে হচ্ছে, মানে এটা কি হ্যাঙ্গিং যে হয়েছে? না, ওটা পিএম রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত আমরা शव पर चोट के निशान भी हैं। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद आरोप टीएमसी पर लग रहे हैं, लेकिन दीदी के राज में दूसरे फेज का चुनाव इन्हीं तस्वीरों के साथ खत्म नहीं हुआ। अगली तस्वीर भी देखिए। जमकर हो हंगामा, मारपीट का भी आरोप। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट लोकसभा क्षेत्र की तस्वीर है, जब बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के कार्यकर्ता वोटरों को उनके पक्ष में वोट डालने के लिए उकसा रहे थे, लेकिन जैसे ही मौके पर बीजेपी उम्मीदवार सुकांत मजूमदार पहुंचे, हंगामा शुरू हो गया। गो बैक के नारे लगने लगे। टीएमसी के गुंडे हैं सारे टीएमसी के गुंडे, टीएमसी गुंडे हैं सारे शेख शाहजहां के औलाद है, सारे शेख शाहजहां के औलाद है और शेख शाहजहां का काम करता है। पुलिस खड़ी हुई है, पूरी पुलिस खड़ी है, पुलिस कुछ नहीं, पुलिस किच्छु करছে না। बंगाल के दूसरे फेज के चुनाव की अगली तस्वीर भी देखिए। संदेश खाली की महिलाओं को रुलाने वाला ईडी के शिकंजे में रो रहा है, लेकिन उसके गुर्गों का वर्चस्व अब भी बना हुआ है। संदेश खाली मामले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर छापे मारे हैं। जांच एजेंसी ने कई ठिकानों पर छापेमारी कर हथियारों का जखीरा बरामद किया है। कई संदिग्ध आरोपी सीबीआई की रडार पर हैं। वहीं बरामद हुए हथियारों का विदेश से स्मगलिंग होने का संदेह है। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सीबीआई ने हथियारों की बरामदगी के साथ ही नकदी भी जब्त की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अमित शाह एमपी में कांग्रेस पर शरिया कानून को लेकर हमलावर थे, तो वहीं पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में रैली के दौरान ममता सरकार और कांग्रेस को तुष्टीकरण पर घेरा है। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। पीएम ने टीएमसी पर पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को बसाने का भी आरोप लगाया है। टीएमसी सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम करती है। देश में जब दूसरे चरण का मतदान चल रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और पीएम मोदी के टारगेट पर थी सूबे की ममता सरकार। शब्द नहीं बोलते हैं। पीएम ने बंगाल में घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर एक तीर से 2 निशाना लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस को लपेटे में ले लिया। पीएम ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण की प्रतियोगिता चल रही है। टीएमसी सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बंगाल में बसाती है, इन घुसपैठियों को अपनी जमीन और खेत पर कब्जा करवाती है और अब कांग्रेस आपकी संपत्ति वोट बैंक में बांटने की बात कर रही है। टीएमसी सरकार बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम करती है। कांग्रेस का इरादा है
कि जिसके पास जितना पैसा, सोना, चांदी होगा, जमीन होगी, सब पर कब्जा कर लिया जाएगा। बंगाल पहुंचे पीएम मोदी के तर्कश में घुसपैठ और तुष्टीकरण के दो बड़े तीर थे, जिससे उन्होंने टीएमसी और कांग्रेस पर अटैक किया और दोनों विपक्षी दलों को एक दूसरे का पूरक बताया। जिसका नेतृत्व साथियों टीएमसी और कांग्रेस यहाँ आपस में झगड़े का दिखावा जरूर करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों के विचार और आचार व्यवहार एक जैसा है। टीएमसी और कांग्रेस के जोड़े रखने का सबसे बड़ा चुंबक है तुष्टीकरण। इससे पहले पीएम मोदी 16 अप्रैल को बंगाल के बालूरघाट में भी टीएमसी पर घुसपैठियों को बंगाल लीज पर देने का आरोप लगा चुके हैं। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में घुसपैठियों को जनता की संपत्ति बांटने की बात पीएम अपनी चुनावी रैलियों में जोर शोर से उठा रहे हैं, जिसका जवाब आज राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर से दिया। मोदी जी ने पिछले 10 साल सिर्फ गरीबों से पैसा छीना है। 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। 40% धन को कंट्रोल करे बैठे हुए हैं और पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी के लिए कहीं जगह नहीं है। 24 की लड़ाई में अभी 5 राउंड बाकी है। एक तरफ पीएम मोदी के सामने 400 प्लस का आंकड़ा हासिल करने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लिए ये अस्तित्व बचाने की जंग है। ऐसे में आने वाले दिन चुनावी तपिश को और भी बढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।